मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 3 जिसका मौजू है स्किल्स फॉर द वर्क प्लेस, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसको आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले यूनिट 11 जिसका मौजू है एसेंशियल्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज। हमारे साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम मकासद देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुनना, कस्टमर सर्विस, उसके बाद अल्फाज पढ़ना, अच्छी कस्टमर सर्विस को आसान बनाया गया, उसके बाद पढ़ना, सच्चाई के लम्हात, बोलना, तहरीर, ग्रामर। ग्रामर में हम लिंक्स को आज डिस्कस करेंगे, तलफ़ुज़, मुंसलिक तहरीर में तनाव और ताल, और जिसमें हम कमजोर शक्लें देखेंगे यानी वीक फॉर्म्स, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। मकासद, ये यूनिट आपको कस्टमर सर्विस के लवाजमात से वाकिफ कराएगा और यहाँ आप सीखेंगे कि कस्टमर सर्विस क्या है, अच्छी कस्टमर सर्विस की अहमियत क्या है, मुकी ज़मानी तशहीर की अहमियत क्या है, ग्राहक की वफादारी की अहमियत क्या है, हम किस तरह से अपनी कस्टमर सर्विस को गैर मामूली बना सकते हैं, या एक अच्छे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की खूबियाँ क्या है, जो हम इस यूनिट में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वार्म अप। इन तमाम औकात के बारे में सोचिए जब आप किसी स्टोर पर गए हैं या और आपका सामना एक ऐसे सेल्समैन से हो रहा हो जिसका रवैया आपको मददगार और हौसला अफजा मालूम हुआ, और दूसरा जिसका रवैया आपको बदतमीज और गैर दोस्ताना या हौसला शिकने की हद तक बेहस मालूम हुआ हो, तो आप में से इनमें से आपको किसका बार बार दौरा करने का इम्कान मिलेगा? वो कस्टमर सर्विस जिनका रवैया बहुत ही गैर दोस्ताना था, बदतमीज था, या उनका जिनका बहुत ही मददगार और हौसला अफजा रवैया था? तो एक वार्म अप है, एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं। या क्या यही मुंतक लागू होगी कि क्या आप जिस एग्जीक्यूटिव के साथ काम कर रहे हैं वो टेलीफोन पर आपके साथ बात कर रहा था, या इस पहलू में भी आप इसको देख सकते हैं, इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। अब एक सरगर्मी है। अब इन तमाम खूबियों के बारे में सोचिए जो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में के पास चाहते हैं। तो जो भी आप खूबियां चाहते हैं एक कस्टमर सर्विस के पास, कौन सी खूबियां होनी चाहिए वो आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सुनना, कस्टमर सर्विस, ये एक पेशरफ्त चेक है, जो इसको बोलते हैं चेक प्रोसेस, एक चेक प्रोग्रेस है जो हम देख सकते हैं। आप सबसे पहला सवाल ये है कि आप अच्छी कस्टमर सर्विस की वजाहत कैसे कर सकते हैं? तो एक अच्छी कस्टमर सर्विस वो होती है जो आपके ग्राहकों की तवक्कात से ज़्यादा होती है और आपके कारोबार को आपके हरीफों से मुमताज़ कराती है, तो उसको हम अच्छी कस्टमर सर्विस कह सकते हैं। दूसरा सवाल है, क्या अच्छी कस्टमर सर्विस सिर्फ सेल्स पर्सन तक मुनस्सिर है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाली कस्टमर सर्विस जो है ये सेल्स पर्सन्स तक मुनहसर नहीं है। कारोबार के हर पहलू का कस्टमर सर्विस पर असर पड़ता है, या अच्छी कस्टमर सर्विस आपकी खदमात हासिल करने वाले शख्स से रूबरू यानी कस्टमर सर्विस राबते तक महदूद नहीं है, या सर्विसेज या प्रोडक्ट फराहम करते वक्त आप इसके साथ टेलीफोनिंग गुफ्तगू कर सकते हैं, या जिस लम्हे में कोई सारफ आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने का सोचता है, तो फिर सेल्स के अमल के जरिए आप इसके बाद आप जो सर्विस पेश करते हैं, तो हर मरहले पर आप किसी तंजीम के लिए प्रोडक्ट कस्टमर सर्विस शामिल करने के मौके को मौजूद
होते हैं, ये सब चीजें मौजूद होती हैं। तो खाली एक पर्सन नहीं है, खाली सेल्स पर्सन नहीं है जिस पर ये मुनहसर है। अब कुछ हम वोकैबुलरी है, ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात जो हैं, ये कुछ पॉजिटिव हैं और नेगेटिव कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पॉजिटिव खसूसियात हैं और कुछ नेगेटिव खसूसियात हैं। इनमें से हमें अलग अलग हमें पॉजिटिव खसूसियात को अलग से बताना है और नेगेटिव खसूसियात जो है उनको अलग से बताना है। जैसे कि सॉफ्ट स्पोकन जो है, जो नरमी से बात करता है, जो एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव सॉफ्ट स्पोकन हो, ये एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। या जनरली पर्सुएसिव हो, ये भी एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। एनकरेजिंग, ये भी एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में। एग्रेसिव जो है ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है। लाउड होना ये भी एक नेगेटिव सिफात है। अगर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ये गुड लिसनर है तो ये पॉजिटिव क्वालिटी है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ज्यादा बातूनी यानी टॉकेटिव है तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है ये। पुशी है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। डिफेंसिव है, नेगेटिव है ये। ऑफेंसिव, ये भी एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। अटेंटिव, ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा हो। इंटरप्ट्स, जो बार बार इंटरप्ट करता हो, ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। वेल मैनर्ड, जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। पोलाइटली फर्म, जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। रिजिड, जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है यानी सख्त। प्लेजेंट, खुशगवार, यो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। डिसइंटरेस्टेड, ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। मार्केट्स एग्रेसिवली, गुस्से से मार्केटिंग करता हो, ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। स्पीक्स क्लियरली, जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंदर, जो अक्सर पाई जाती हैं। अब हम पढ़ना अच्छी कस्टमर सर्विस को आसान बनाया जाए, किस तरह से अच्छी कस्टमर सर्विस को हम आसान बनाते हैं या कस्टमर सर्विस को किस तरह से हम आसान बनाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अब अपने ग्राहकों के साथ ताल्लुक कैसे कायम करते हैं या अच्छी कस्टमर सर्विस के एक हकीकी राज को याद रखने और इसके मुताबिक अमल करने से आपका फैसला आपके कामों से किया जाएगा, न कि आप जो कहते हैं। यानी एक्शंस जो है वो ज्यादा मैटर करती हैं, जो आप काम करते हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं बजाय उसके कि जो आप जो कहते हैं। तो अगर आप वाकई अच्छी कस्टमर सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो आपको बस ये यकीनी बनाना है कि आपका कारोबार इन चीजों को मुस्तकिल तौर पर करता है। जैसे सबसे पहले अपने फोन का जवाब, तो कॉल फॉरवर्डिंग या जवाब देने की सर्विस हासिल करें। कारोबार को कॉल करता है यानी आपको कॉल करता है कारोबार को रिलेटेड, तो फोन उठाए, उससे बात करें, अपने कस्टमर्स से बात करें, जो एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, वादे न करें जब तक कि आप इन्हें पूरा ना करें। तो हमें तब वादा करना चाहिए, अपने कस्टमर से तब वादा करना चाहिए जब हम उन पे पूरा उतर सके। तो काबिल एतमाद किसी भी अच्छे ताल्लुकात की कलीदों में से एक है, जो अच्छी कस्टमर सर्विस और इससे मुतसना नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आपके सोने के कमरे का नया फर्नीचर मंगल को डिलीवर किया जाएगा, तो यकीनी बनाएं कि ये मंगल को डिलीवर हो रहा है। या दूसरी सूरत में यही कायदा क्लाइंट की अपॉइंटमेंट या डेडलाइंस वगैरह पर भी लागू होता है। या कोई भी वादा करने से पहले सोच ले, क्योंकि सार्फिन को टूटे हुए वादे से ज्यादा कोई चीज परेशान नहीं करती है। तो अपने वादे पर कायम रहे।
اس کے بعد ایک اور خصوصیات جو ہے وہ ہے اپنے صارفین کو سنیں. کیا کسی کو یہ بتانے سے زیادہ پریشان کن کوئی چیز ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ کا مسئلہ کیا ہے، اور پھر یہ دریافت کرنا ہے کہ وہ شخص توجہ نہیں دے رہا ہے یا اسے دوبارہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے کسٹمر کو بات کرنے دے اور اسے دیکھے کہ آپ مناسب جوابات دے کر کرنے کا طریقہ تجویز کرنا یہ بہتر ہے. تو ہمیں اپنے کسٹمرز کو کس طرح سے سننا چاہیے یہ ہم نے اس میں دیکھا. اب ہم شکایات سے نمٹنا، کس طرح سے ہمیں شکایات سے نمٹنا چاہیے. یا کوئی بھی شکایت سننا پسند نہیں کرتا اکثر، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ایک اضطراری کندھے اچکاتے ہوئے کہا جیسے کہ آپ ہر وقت تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن شاید یہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ شکایت پر توجہ دیتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ایک شخص کو ایک بار خوش کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنے کاروبار کو اچھی کسٹمر سروس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے پوزیشن میں رکھیں. مطلب اپنے کاروبار کو پوزیشن میں رکھیں، کس طرح سے اپنے کاروبار کو ایک اچھی کسٹمر سروس کس طرح سے پرووائڈ کرنی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور جیسے مددگار بنے چاہے اس میں کوئی فوری فائدہ نہ ہو. تو ہمیں ہمیشہ مددگار بننا چاہیے دوسرے، جس کے یہاں پر ایک اوپینین ہے، ایک خیال ہے. جیسے کہ دوسرے دن میں ایک مقامی گھڑی کی دکان میں گیا کیونکہ میں نے وہ چھوٹا ٹکڑا کھو دیا تھا جو میری گھڑی کے بیند کے ٹکڑے کو ایک ساتھ تراشتا تھا. تو جب میں نے مسئلہ بیان کیا تو ممالک نے کہا کہ اس کا خیال یہ ہے کہ کہ کوئی بڑا کہ اس کے پاس کوئی ٹکڑا پڑا ہے تو اس نے اسے ڈھونڈ لیا اور اسے میری واچ بینڈ سے منسلک کر دیا. آپ کے خیال میں جب مجھے نئی واچ بینڈ یا نئی گھڑی کی ضرورت ہو تو میں کہاں جاؤں گا؟ اوبیسلی میں اسی گھڑی والے کے پاس جاؤں گا یا جاؤں گی جس نے میری مدد کی تھی اور بنا فائدے کے مدد کی تھی. تو ہمیں اس طرح سے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اگر اس میں فوری فائدہ نہ ہو تو ہمیں کسٹمرز کی مدد کرنی چاہیے. اس کے بعد اضافی قدم اٹھائے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے اسٹور میں آتا ہے اور آپ سے کچھ تلاش کرنے میں مدد چاہتا ہے اور کہتا ہے، تو صرف یہ نہ کہے کہ یہ بائیں ہاتھ سے شیلف میں ہے یا بائیں ہاتھ کے شیلف میں ہے یا دائیں ہاتھ کے شیلف میں ہے. گراہک کو آئٹم کی طرف لے جائے اور ابھی بہتر ہے کہ انتظار کرے اور دیکھے کہ آیا اس کے پاس اس کے بارے میں سوالات ہیں یا مزید ضرورت ہے. اضافی قدم جو بھی ہو، اگر آپ اچھی کسٹمر سروس فراہم کرنا چاہتے ہیں تو اسے لے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ایسا نہ کہے کہ لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اضافی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، جیسے کہ آپ بہت ہی ہیلپنگ ہیں تو اوبیسلی وہ کسٹمرز دوسرے کسٹمرز کو آپ کے رویے کے بارے میں بتائیں گے. اگر آپ جتنا بھی آپ اچھا رویہ پیش کریں گے تو اس کا تاثیر اچھا ہی پڑے گا. اس کے بعد کوئی اضافی چیز ڈالے، یعنی چاہیے مستقبل میں رعایت کا کوپن ہو یا پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے بارے میں اضافی معلومات ہو یا حقیقی مسکراہٹ. لوگ اس سے زیادہ حاصل کرنا پسند کرتے ہیں جو وہ سوچتے تھے کہ وہ حاصل کر رہے ہیں. اور یہ نہ سوچے کہ اثر کرنے کے لیے اشارہ بڑا ہونا چاہیے. مقامی فوٹوگرافر جس سے ہم فوٹو لیتے ہیں یا وہ تصویروں کے سیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا فوٹو البم دیتا ہے جو وہ
प्रिंट करता है तो एक छोटी सी चीज लेकिन बहुत तारीफी, यानी वो छोटी सी चीज फराहम करता है लेकिन इससे कस्टमर को काफी मदद मिलती है और काफी अच्छा लगता है कस्टमर को। अगर आप इन आसान उसूलों को मुसलसल लागू करते हैं तो आपका कारोबार अपनी अच्छी कस्टमर सर्विस के लिए मशहूर हो जाएगा। और अच्छी कस्टमर सर्विस की सितम ज़रफ़ी ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये प्रमोशंस और कीमतों में कमी से कहीं ज्यादा नए ग्राहक ला सकती है। तो जितनी आप हेल्पफुल रहेंगे, जितना आपका खुश मिजाज रहेगा कस्टमर्स की ओर, उतना ही आपके कारोबार में इजाफा हो जाएगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक शख्स में होनी चाहिए। अपने कस्टमर्स को किस तरह से खुश करना और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ये सब हमने देखा। अब हम पेशरफ्त चेक करेंगे जिसमें से मंदचा बाला मतन के मुसन्निफ के मुताबिक दर्ज झैल बना बयानात को दुरुस्त या गलत के तौर पर निशान जर्द करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि लोग रिकॉर्ड शुदा आवाज के बजाय लाइव शख्स को से बात करने को तरजीह ज्यादा देते हैं। ये बिल्कुल सही है। लाइव शख्स से बात करने या लाइव शख्स को सुनने को हम ज्यादा तरजीह देते हैं बजाय रिकॉर्डेड आवाज के। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको अपने क्लाइंट से क्या गया वादा पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हमें खाली कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि निभाना चाहिए, वादों को निभाना चाहिए। जो गलत है, कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो जब कोई सारिफ बात करता है तो आपको सिर्फ सुनना चाहिए और कोई आवाज नहीं निकालनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हमें खाली सुनना नहीं चाहिए, हमें उसकी बात सुनकर उसे जवाब देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। खाली सुनना ठीक नहीं है। इसके बाद ग्राहक की शिकायत आपको परेशान न होने दे, क्योंकि आप इन सब को खुश नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हम सब ग्राहकों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश आए, हम ग्राहकों को अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें या कुछ मदद मुफ्त दे। ये ग्राहक को आपके पास वापस आने की तरगीब देगा। ये बिल्कुल सही है। हमें कभी कभार मुफ्त मदद देनी चाहिए। ये एक अच्छी टेक्निक है जिसकी वजह से ग्राहक आपके पास वापस आ जाएगा। या एक और, अगर आप इनके साथ चलते हैं और जिस प्रोडक्ट में वो दिलचस्पी जाहिर करते हैं उसके बारे में हर चीज की वजाहत करने की कोशिश करते हैं, तो सार्फिन इसे पसंद नहीं करते। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई कस्टमर किसी चीज में दिलचस्पी रखता है या किसी चीज की वजाहत चाहता है तो उसका मतलब है कि वो इसमें दिलचस्पी रखता है। या एक और, सार्फिन को मुस्तकबिल के लिए पुरकशिश पेशकशों की मामलात देना एक अच्छा ख्याल है। ये बिल्कुल सही है। या एक और, मजमूई तौर पर कीमतों में कमी और प्रमोशन ड्राइवर्स ज्यादा नए ग्राहक लाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ नए ग्राहक नहीं लाते बल्कि पुराने ग्राहक भी ये सब चीजें ला सकते हैं। अब हम पढ़ना सच्चाई के लम्हात यानी मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ, इसको पढ़ेंगे। ये सच्चाई के लम्हात क्या है इसको हम जानेंगे। तो सच्चाई का लम्हा वो वक्त होता है जब ग्राहक आपके तंजीम के किसी पहलू से राबते में आता है और आपकी
फराहम करदा सर्विस के मयार के बारे में मस्बत या मनफी तासीर पैदा करता है। तो यही वजह है कि सच्चाई का लम्हा जो है, सच्चाई का लम्हा भी आपके लिए अपने ग्राहक के जहन में देर पा मस्बत तासीर पैदा करने का एक मौका है। जैसे मिसाल के तौर पर, जब आप अपने 2 साला बच्चे के साथ एक रेस्टोरेंट गए और वेटर ने आपको एक मेज पर ले जाकर फौरन आपके बच्चे के लिए एक ऊंची कुर्सी ली, या जब आप मेन्यू में झांक रहे हैं तो वो पढ़ने वाले चश्मे या शीशे के जोड़े के साथ नमूदार हुआ, और ये दोनों सच्चाई के लम्हात हैं, यानी मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ, जो आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि हर ग्राहक के साथ ऐसा ही एक लम्हा होता है। दर हकीकत आप ग्राहकों के साथ जो रिश्ता बनाते हैं, वो दर हकीकत इनके साथ आपके ताम ईंट से ईंट बजा दी जाती है। तो ये लम्हात फ़ोन कॉल्स, ज़ाती राबितों, खतूत, ईमेल, ब्रोशर्स, फ्लायर्स या वेबसाइट्स, इश्तिहारात वगैरह के ज़रिए आ सकते हैं, लेकिन हर एक यकसा तौर पर अहम है। तो मिसाल के तौर पर, रेस्टोरेंट की मिसाल के तौर पर, जैसे रेस्टोरेंट की मिसाल हम लेंगे कि आपके पास एक और लम्हा हो सकता है जहां आपको गलत ऑर्डर दिया जाता है और वेटर इसे ले जाता है, लेकिन माजरत के बगैर। तो ये आपका मनफी सच्चाई का लम्हा यानी मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, जिसमें पिछले लम्हात के पैदा करदा अच्छे तासर या तासुर को मिटाने का हर एक मौका मौजूद है। तो एक ग्राहक ये नहीं कहता ठीक है, या मेरी कंपनी के साथ 5 राबिते हुए हैं, 2 बुरे थे लेकिन 3 अच्छे रहे हैं, तो इसलिए इनका सब ठीक होना चाहिए। कोशिश करें जितना भी ठीक हो, इनके साथ जितना भी ठीक हो बेहतर है। तो ज़्यादातर सार्फिन हालिया राबिता से मुतासर होते हैं, और अक्सर ये अगर ये बुरा था या तो ये आपको कंपनी के बारे में मनफी तौर पर महसूस करते हैं, चाहे इससे पहले उन्होंने कितने ही मस्बत लम्हात का तजुर्बा किया। तो जो हाल ही में इनके साथ इन सार्फिन के साथ जो हुआ है, उन्हीं चीज़ों को याद रखेंगे, बजाय अगर उनके साथ कुछ अच्छे लम्हात भी हुए होते हैं तो उनको याद नहीं रखते। जो हाल ही में लम्हात होते हैं उनको ज़्यादातर याद रखते हैं। तो कोशिश करें इनके साथ सब ठीक होना चाहिए, जो आपकी सर्विस के लिए अच्छा है। या इसलिए आपका किसी ग्राहक के साथ हर राबिता इतना ही मौका होता है कि वो इन तमाम खूबियों को ख़त्म कर दे जो पिछले राबितों ने बनाए हैं, या हो सकता है कि वो ग्राहक से महरूम हो जाए, क्योंकि इससे ग्राहक के कंपनी के बारे में जो बुरा तासीर हो सकता है, इसे ख़त्म करना है और इसे दोबारा हासिल करना है। तो याद रखिए कि ग्राहक आपकी कंपनी के कस्टमर सर्विस पॉलिसी को नहीं देखते हैं, या इसके बैलेंस शीट को देखकर फैसला करते हैं कि आया ये कस्टमर पर मबनी है या नहीं। वो ये काम खासतन इसके साथ अपने राबितों को बुनियाद पुर करते हैं। ये राबिते वक्त के मुख्तलिफ लम्हात पर होते हैं, और इनमें से हर एक लम्हात कंपनी के बारे में इनके तासिरात का तयन करता है। अब देखते हैं हम सच्चाई के लम्हात का इंतज़ाम। तो आप इस बात को यकीनी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये लम्हात सार्फिन पर मस्बत असर डालें। तो सच्चाई के लम्हात को ऐसन तरीके से मुंतज़म करने के लिए आपको ग्राहकों को ये साबित करने के लिए कि आप ज़ाती तौर पर उनके
कदर करते हैं और आप इनके जानिब से पेचीदा इंतजामात को तरतीब देकर इनके लिए खुद कुछ पेश करने के लिए तैयारी करते हैं और आपको हर वक्त देखभाल और तशवीश का मुजाहिरा करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको अपनी तंजीम की पॉलिसियों के बारे में अच्छी तरह से आगाह किया जाता है और इस बारे में कि आप मौका पर फैसला करने के लिए कुन आज़ादियों को ले सकते हैं, तो आपको किसी ग्राहक को ये बताने का इम्कान कम है कि आप अपने आला अफसर से मशवरा करने के बाद वापस आ जाएंगे। या एक रद्द अमल कोई ग्राहक पसंद नहीं करता, या सार्फिन हमेशा चाहेगा कि मसाइल जल्दी और मुयस्सर तरीके से हल हो और किसी मसले से निपटने के दौरान ये देखिए कि इसमें कोई रकम नहीं निकल रही है या बहाने बना रहे हैं या मसले के किसी हिस्से को भी नजरअंदाज करने की कोई कोशिश नहीं है, या ये सब सच्चाई के लम्हे को बुरी तरह गलत बना सकता है। तो इन चीजों का ख्याल रखें, या इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपके लम्हात में से हर एक ऐसा तरीके से गुजरे मसले की मिल्कियत और इसे अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझे कि सार्फिन मुतमईन है। तो आपका एक्शन प्लान जो है, आपके आमाल जो है, वो क्राइसिस मैनेजमेंट इसको देखना चाहिए, अथॉरिटी लेवल को, इनिशिएटिव्स, रिकमेंडेशंस टू योर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हम देखते हैं सच्चाई के लम्हात को कैसे हैंडल करें। तो वो कंपनियां जो सच्चाई के लम्हात को अच्छी तरह से संभालती है, हर राबता मुकाम पर कारकर्दगी का जायजा सार्फिन के मयार के मुताबिक लगाया जाता है। तो इसमें मिसाल के तौर पर कंपनी की इमारत, दुकान, लाउंज वगैरह के पहले नकूश यानी मेलिंग, मयारी खतूत वगैरह शामिल है, और वो अमला जो मसला का मालिक है और इसे अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझता है कि सार्फिन मुतमईन है और उन्होंने बहरान के इंतज़ाम के तरीक़ाकार को वाज़िया तौर पर बयान किया है और इसे अच्छी तरह से समझाया है ताकि अमला जानता हो कि मसाइल को इस तरह कैसे निमटना है कि मसला सार्फिन से लिया जाए और इसे हल के साथ तब्दील किया जाए। जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी कहती है, अगर आप इन्हें अपना कारोबार दे के वो कभी भी बहरान से निकलने का ड्रामा नहीं बनाएंगी। या अथॉरिटी की सतहें बेसाख्ता और बहाली में सहूलियत फराहम करती है, या इंतज़ामी अंदाज और कंट्रोल के तरीके अमले की हौसला अफजाई करती हैं कि वो कंपनी की अच्छी खदमात के लिए अपनी पहल को इस्तेमाल करें। अब सच्चाई के लम्हात, इनके नताइज क्या हैं? तो सार्फिन की खदमत के बिका का तकाजा ये है कि आप पीछे ना हटे और अपने आप को ग्राहक से दूर ना करें, और आपको इससे भी ज्यादा मुखलिस और मुस्तंस बनना होगा जितना आप आमतौर पर होते हैं, या ग्राहक चाहता है कि कोई वाकई इस बात को सुने और इसकी परेशानी की तारीफ करे, या ग्राहक चाहता है कि आप इनके लिए जंग न करे, कि मतलब उनके खिलाफ जंग न करे। ये तवील मुद्दती कामयाबी सार्फिन की खदमत की बुनियाद है, जिसको हम ताल्लुकात की तामीर कहते हैं, यानी बिल्डिंग रिलेशंस। तो पहला तासीर 30 सेकंड में बनता है, जगह के बारे में, लोगों के बारे में। तो इस जगह के बारे में आप देख सकते हैं, सफाई, तरतीब, कुशादा,
रोशनी, आवाज, खुशगवार या ना खुशगवार, बदबू, फर्नीचर, ये सब इन चीजों को हम देखते हैं। या लोगों के बारे में आप महसूस कर लग रहा है, या वो कैसा लिबास पहने हुए हैं, या अगर ऐसा लगता है कि वो एक साथ काम कर रहे हैं या एक दूसरे से अलग है, तो ये सब मिलकर एक मजबूत पहला तासीर बनाता है जो 30 सेकंड में बनता है। तो कस्टमर का मुश्किल रवैया, अगर कस्टमर का मुश्किल रवैया हो तो किस तरह से डील करें। हम सब के जाती मरहकात है कि ये समझना जरूरी है कि कोई ग्राहक क्या कर सकता है जिसकी वजह से हम ऑफ हो सकते हैं, या अकाउंटर को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों को बहुत से लोगों को जिन रोइयों से निमटना मुश्किल लगता है, उनमें से मिसाल के तौर पर चीखना, बेअदबी, उंगली से इशारा करना या नाम से पुकारना, या जिस्म की बदबू, या अजीब लिबास, या नाम छोड़ना वगैरह, ये सब मुश्किल लम्हातों में शामिल हैं। या कुछ रवैये के बारे में जो सोचे कि आपको परेशान कुन या संभालना मुश्किल लगता है, लेकिन कि आप इस रवैये को मज़बूत तरीके से कैसे मुनज़्ज़म करेंगे। तो हमारी कुछ मिसालें, जैसे कि अगर सलूक यानी बिहेवियर जो है, एक ग्राहक मुझ पर चीखता है तो इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इसका जवाब किस तरह से देना है। कि मैं इस शख्स को पुरसुकून आवाज़ से कहता हूँ कि इसकी बुलंद आवाज़ ने मुझे परेशान कर दिया, और मैं इसकी ज़्यादा मुअस्सर तरीके से मदद कर सकूंगा, और अक्सर वो आवाज़ नहीं उठाती है। तो इस तरह से रेस्पॉन्स देना है। अगर इस तरह का ग्राहक, उनका इस तरह का सलूक हो, उस तरह का बिहेवियर हो, तो इस तरह से उनका जवाब देना है। अब हम कुछ ग्रामर पढ़ेंगे जिसमें हम लिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। लिंकर्स, जिसको हम अक्सर कनेक्टिव्स भी कहते हैं, ये कनेक्टिव्स हमारे क्लासेस को ज्वाइन करता है, क्लासेस को कनेक्ट करता है, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, आइडियाज को, यानी ख्यालात को एक साथ किस तरह से पेश करना है, इनमें मदद करता है। तो कुछ कनेक्टर्स हैं यानी लिंकर्स हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और इनकी कुछ मिसालें इस तरह हैं, जैसे कि फॉर एडिशन, इसके बरक्स अगर हमें ये मायने मतलब इस्तेमाल करना है, इसके लिए हम कौन कौन से कनेक्टिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर एडिशन के लिए हम एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वेल एज, बिसाइड्स का, मोर ओवर, फर्दरमोर, व्हाट्स मोर, इन एडिशन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अनदर पॉइंट इज दैट, और एडिशनली का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर हमें कोई वर्ड यानी कंट्रास्टिंग सिचुएशन दिखानी है, तो उसके लिए हम कौन कौन से कनेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसके लिए बट, हाउएवर, ऑल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नेवरदलेस, ऑन द कॉन्ट्री, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, whereas, while, in contrast, neither, nor इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर हमें रीजन दिखाना हो, वजह दिखाना हो, उसके लिए हम बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एज का, सिंस, दिस इज वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, फॉर दिस रीजन, इन कनेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें नताइज दिखाने हो तो उसके लिए हम हेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, देयरफॉर, दस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर हमें ओपिनियन दिखानी हो यानी अपनी राय दिखानी हो, तो हम किन कनेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लिंकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हम जैसे कि आई वुड से दैट, या इन माय ओपिनियन, या आई थिंक दैट, आई बिलीव और आई बिलीव दैट, पर्सनली, अपेरेंटली इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर हमें पर्पस दिखाना हो यानी वजह दिखाना हो, हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो एज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सो दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या सीक्वेंसिंग दिखानी हो यानी ऑर्डर में अगर हमें दिखाना हो तो हम फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एट फर्स्ट, या इन द बिगिनिंग, टू बिगिन, या बिफोर, आफ्टर दैट, afterwards, when, soon, prior to, immediately, once, suddenly, as soon as, no sooner than, at last, until, lastly, hardly, finally, eventually, इन वर्ड्स का, इन लिंकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें समराइज करना हो, कंक्लूड करना हो, नताइज दिखाने हो, तो उसके लिए हम ऑल इन ऑल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ओवरऑल, जनरली, इन कंक्लूजन, ऑन द होल, इन द मेन, टू सम, इन लिंकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एम्फेसिस दिखाने के लिए हम स्पेशली, पर्टिकुलरली, अबव ऑल इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या एग्जाम्पल्स दिखाने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड रिदम इन द कनेक्टेड स्पीच। हम कनेक्टेड स्पीच में स्ट्रेस और रिदम का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, मोस्टली हम आज वीक फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। वीक फॉर्म्स में हम स्ट्रेस और रिदम का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो रिदम जो है अंग्रेजी में हम ये सिलेबल्स पे डिपेंड होता है, यानी जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो हम बाकायदा वक्तन के तौर पर जो सिलेबल्स, स्ट्रेस सिलेबल्स कनेक्टेड स्पीच में होते हैं, तो उन पर हम रिदम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गो एंड पोस्ट दिस कार्ड, जिसमें हमने गो, पोस्ट एंड कार्ड पे स्ट्रेस का इस्तेमाल किया है, जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे कि पहला वाला वर्ड जो है इसमें स्ट्रेस है, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे स्ट्रेस है, उसके बाद नहीं, और उसके बाद स्ट्रेस है। यानी बीच में जो वर्ड्स हैं ये कंटिन्यूअसली किस तरह से गैप आ रही है, यानी स्ट्रेसर सिलेबल्स में इस तरह से गैप आ रही है, जिसको हम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम यानी स्ट्रेस, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिखाया गया कि स्ट्रेस किस तरह से ऑकर हो गया है, मतलब इस एग्जाम्पल में गो एंड पोस्ट दिस कार्ड। या हम स्ट्रेस जो है हम जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने देखा कि स्ट्रेस हम यूजुअली इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे हम यानी कंटेंट वर्ड्स पे हम यूज करते हैं, और जो ग्रामेटिकल वर्ड्स यानी लिंकर्स होते हैं उन पे हम स्ट्रेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कनेक्टेड स्पीच में, बीच में बहुत सारे अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आते हैं, उनको हम अक्सर रिड्यूस्ड फॉर्म यानी वीक फॉर्म में उनको तब्दील करते हैं। या वीक फॉर्म में तब्दील करने के लिए हम शुआ का इस्तेमाल करते हैं, यानी मिड वॉवल का इस्तेमाल करते हैं, मिड सेंट्रल वॉवल का इस्तेमाल करते हैं, या हाई फ्रंट वॉवल का इस्तेमाल करते हैं, या हाई बैक वॉवल का इस्तेमाल करते हैं। तो या हम कभी कभार कुछ वर्ड्स को, कुछ साउंड्स को छोड़ ही देते हैं, यानी उससे ये जाहिर होता है कि इनमें से स्ट्रेस, इन वर्ड्स पे स्ट्रेस नहीं है। आगे कुछ एग्जांपल्स होगी जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरह से वीक फॉर्म जो है, जो समटाइम्स वी कैन से ग्रामेटिकल वर्ड्स जो हैं उन पे हम किस तरह से कभी कभार स्ट्रेस का भी इस्तेमाल करते हैं, और यूजुअली हम कनेक्टेड स्पीच में उनको अनस्ट्रेस्ड फॉर्म में उसको किस तरह से चेंज करते हैं। जैसे कि अगर कोई वर्ड है, ग्रामेटिकल वर्ड है, अगर वो इंडिपेंडेंटली हमने इसको इस्तेमाल किया है तो उन पे स्ट्रेस का इस्तेमाल होगा। अगर हमने उनको कनेक्टेड स्पीच में
इस्तेमाल किया है तो उन पे स्ट्रेस नहीं लगता है, तो वो अनस्ट्रेस्ड रहते हैं। जैसे कि वर्ड क्लास, जैसे कि आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल अगर हमने इंडिपेंडेंटली इसका इस्तेमाल किया यानी एका, तो हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म इसकी क्या रहेगी, उसकी ए रहती है और वीक फॉर्म इसकी अ रहती है, जो शुआ में चेंज हो जाता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल, इट्स अ बुक, तो वहां पर हमने कनेक्टेड स्पीच में अ का इस्तेमाल किया, ना कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म का, हमने यहाँ पर वीक फॉर्म का इस्तेमाल किया। या दूसरी एग्जाम्पल एन, he ate an apple, जब हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म एन की स्ट्रॉन्ग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तब एन हम यूज करते हैं, एन हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। जब हम इसकी वीक फॉर्म इस्तेमाल करते हैं यानी अनस्ट्रेस्ड अगर ये रहता है सेंटेंस के अंदर, तो फिर हम उसको अन की तरह प्रोनाउंस करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ही एट एन एप्पल, एन का इस्तेमाल करते हैं। या ऑक्सिलरी वर्ब्स को अगर हम देखें, जैसे कि एम, अगर हमने इंडिपेंडेंटली एम का इस्तेमाल किया है यानी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब, स्ट्रॉन्ग फॉर्म इसकी हमने इस्तेमाल की, तो हम इसको एम प्रोनाउंस करते हैं। अगर हमने इसकी वीक फॉर्म का इस्तेमाल करना है तो हमें एम का प्रोनाउंस करना है। जैसे कि हम कनेक्टेड स्पीच में इस तरह से बोलते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम अ टीचर, हम आई एम अ टीचर नहीं कहते, आई एम अ टीचर। या आर, अगर हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म इसकी जो है ये आ हम प्रोनाउंस करते हैं, वीक फॉर्म में ये अ बन जाता है, दे आर गोइंग। या कैन की एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो कैन की स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है ये कैन रहती है, वीक फॉर्म इसकी कैन रहती है। किस तरह से हमने इनको मिड वॉवल में किस तरह से चेंज हो जाता है, मिड सेंट्रल वॉवल यानी शुआ में चेंज हो जाता है। वीक फॉर्म जो है अक्सर वीक सिलेबल्स जो है इनको हम शुआ या एक या ओ में इनको हम चेंज करते हैं। इसी तरह प्रपोजिशंस, कंजक्शन और प्रोनाउंस के एग्जांपल हैं, जैसे कि एट, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एट रहती है और वीक फॉर्म जो है इनकी एट रहती है। फॉर की स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है ये फॉर रहती है और वीक फॉर्म इसकी फॉर रहती है। इसी तरह प्रोनाउंस ही, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ही रहती है और वीक फॉर्म ही रहती है। तो अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो हमने इस यूनिट में सीखा कि कस्टमर सर्विस की भी कारोबारी का एक बहुत ही अहम जुजू है और क्लाइंट्स के साथ साथ तंजीम के लिए या क्लाइंट्स के लिए ये ज़्यादा इत्मीनान, तंजीम, पुरएतमाद और वफादारी का एहसास लाता है, जो इसे वापस आने की तरगीब देता है। या कारोबार के लिए मुतमईन ग्राहक का मतलब ये कि मुंह की अच्छी पब्लिसिटी या जो नए ग्राहक लाएगी और एक ही क्लाइंट से बार बार कारोबार करेगा, या ये दोनों बगैर लागत के प्रमोशंस हैं। तो हमने इस यूनिट में हमने ये सब देखा, ये सब पढ़ा। अब हम वर्क एथिक्स यूनिट 12 जिसका मौजू वर्क एथिक्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्क एथिक्स क्या होता है? तो सबसे पहले साखत जो है, हमारे इस यूनिट के साखत जो है वो सबसे पहले हम मकासद हम देखेंगे, उसके बाद थोड़ा वार्म अप करेंगे, उसके बाद पढ़ने की समझ, काम की इखलाकियत की खुसूसियात, उसके बाद अल्फाज, मज़बूत खूबियाँ, सुनना, केस हिस्ट्री, तकरीर करना, एक मुख्तसर इस्तिकबाल या तकरीर, ग्रामर में हम ज़ुबानी जुमले, उनकी मॉडल्स हम पढ़ेंगे, और तहरीर यानी पेशा वाराना काम की इखलाफियत की इन्वेंट्री को भरना, किस तरह से हम इन्वेंट्री को भरते हैं वो हम देखेंगे, और आखिरकार हम इस यूनिट का भी खुलासा करेंगे। तो इस यूनिट का मकासद जो है, ये यूनिट आपकी किस तरह से मदद करेगा, ये यूनिट आपको समझने की काम की इख्तलाफात क्या है, इखलाकियत क्या है, या आप काम के बारे में सही रवैया पैदा करें, या काम की इखलाकियत से मुतल्लिक अल्फाज तैयार करें, किस तरह से अल्फाज तैयार करने, या काम की इखलाकियत में केस हिस्ट्री के अहम निकात को समझेंगे, या नए भर्ती होने वाली या होने वालों को खुश आमदीद कहने और इनसे मुतुका रवैये को बयान करने की सलाहियत पैदा करेंगे, या जुबान के ढांचे को सीखेंगे और इन पर अमल करेंगे, जो काम के
इखलाकियात से मुतल्लिक हैं, या काम की इखलाकियात उन पर या उन पर इन्वेंट्री मुकम्मल करने के काबिल हो, इन सब को हम इस यूनिट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। तो आपका तकरीर किसी कंपनी या तंजीम में किया गया है और आप जल्द ही नए काम की जगह करना चाहते हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके पास सही काबिलियत है और सही तजुर्बा है, ये सब चीज़ें हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, काबिलियत भी है। तो लेकिन नौकरी में रहने और तरक्कियाँ हासिल करने के लिए आपको कुछ और भी होना चाहिए। तो आप इन खुसूसियात के बारे में सोचें जिनकी आपको ज़रूरत है और इन्हें लिखें। मतलब हुनर के अलावा, सलाहियत के अलावा और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आप इनको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या-क्या खुसूसियात होनी चाहिए इन सब चीज़ों के अलावा। एक वार्म अप था। अब हम पढ़ने की समझ, काम की इखलाकियत की खुसूसियात को देखेंगे। तो इखलाकियात यानी एथिक्स की एक सादा सी तारीफ इखलाकी उसूलों का मजमुआ होगी। तो ये लफ्ज़ यूनानी तसूर यानी एथोस से माखूज है, जिसका मतलब है कि किसी कम्युनिटी, लोगों या निज़ाम की खुसूसियत के रूह या रवैये, या काम की इखलाकियात का मतलब काम पर इखलाकियात यानी एथिक्स। तो काम की इखलाकियात एक आलमगीर मामूल है जो हमें अपने काम के लिए ज़ाती तौर पर जवाबदा और ज़िम्मेदारी महसूस कराता है। तो बुनियादी तौर पर काम की इखलाकियात आम तौर पर उन लोगों से वाबस्ता होती हैं जो सख्त मेहनत करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो हम 3 बड़े अनवानात के तहत काम के इखलाकियत की खुसूसियत का खुलासा करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बाहमी महारत को देखेंगे। उसके बाद पहल, बाहमी महारत यानी इंटरपर्सनल स्किल्स, पहल यानी इनिशिएटिव्स, और काबिल एतमाद यानी डिपेंडेबल। इन खुसूसियात को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बाहमी हुनर यानी इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में जानेंगे। तो बाहमी महारतों में हमारी आदत है, रवैया है, आदाब, ज़ाहिरी शक्ल और रवैये शामिल होते हैं, जो हम दूसरे लोगों के इर्द-गिर्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस बात पर असरअंदाज होता है कि हम दूसरे लोगों के साथ कैसे मिलते हैं। हमारी बाहमी महारतें हमारी ज़िंदगी के अवाइल में तैयार होना शुरू हो जाती हैं और हमारी खानदान, दोस्त और हमारी अ, करीबी दुनिया का हमारा मुशाहिदा हमारे रवैये और बाहमी महारतों को मुतासिर करता है। और टेलीविज़न और फ़िल्मों का भी हमारा बाहमी महारतों की तश्कील में किरदार है। और कुछ बाहमी महारतें भी हैं, भी वरासत में मिलती हैं यानी जीन्स में, क्योंकि हमारी ज़ाहिरी शक्ल और हमारी जीन्स बड़ी हद तक हमारी शख्सियत को मुतासिर करती है। तो ये खाली समाज तक महदूद नहीं है, ये हमारी जीन्स में भी मौजूद होते हैं। तो हमें अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स यानी बाहमी हुनर इनको बढ़ाना चाहिए। हमें अपने आदाब, हमें अपने रवैये, ज़ाहिरी शक्ल, इन सब पे डिपेंड होता है। और अपनी बाहमी महारत को बेहतर बनाने के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि लोग हमें किस तरह देखते हैं, या हमारी ऐसी आदत या इफ़्ला हो सकती है कि मुनासिब न हो, जिनसे हम लाइल्म हैं, लेकिन हो सकता है एक बार जब हम इनके बारे में आगाह हो जाते हैं तो हम तब्दीली की शऊरी कोशिश कर सकते हैं और ये लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात को मुस्बत तौर पर मुतासिर करेगा। तो बहैसियत बालिग हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी बाहमी महारतों को बेहतर बनाएं, क्योंकि हमारे मौका और कामयाबी पर बहुत असर अंदाज होते हैं। तो इसकी वजह ये है कि लोग अपने ताल्लुकात और बाहमी महारत की बुनियाद पर एक दूसरे के बारे में फैसला करते हैं।
अब हम पहल यानी इनिशिएटिव, इसके बारे में हम देखेंगे कि इनिशिएटिव क्या होता है। तो जदीद दौर में पहल एक बहुत अहम खुसूसियत है। इसका मतलब है दूसरों के करने से पहले काम करने या चार्ज लेने की सलाहियत। तो बराह रास्त निगरानी अक्सर जदीद काम की जगह की खुसूसियत नहीं है। तो पहल के बगैर हम चीज़ों में ताखीर कर सकते हैं और मौका खो सकते हैं, और जो हमारे लिए मसाइल का बाइस बन सकता है। तो और अगर हमारी कारकर्दगी खराब है तो हो सकता है कि हम अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे और अपनी काबिलियत साबित करने का एक अहम मौका न मिले। तो ये सलाहियत इन लोगों के लिए सबसे अहम है जो घर के दफ्तर से बाहर काम करते हैं या छोटा कारोबार करते हैं। तो इकदाम आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद करता है, ये समझकर कि आपके अपने कारोबार के लिए कौन से अवामिल, खतरात या फैसले और इख्तियारात अच्छे हैं। तो ये दूसरों पर आपका इन्हिसार कम करता है, और जो आपके कारोबार की कदर नहीं करते जैसे कि आप करते, तो पहल की कमी नुकसान या कामयाबी में कमी का बाइस बन सकती है। तो ड्राइव और कोशिश दोनों पहल के इज्जा हैं। यहाँ तक कि अगर हम तोहफे में हैं, अगर हम तहफे में हैं, जब तक कि हम दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत, तवील और ज़्यादा मौसर तरीके से काम नहीं करते हैं, तो हम कभी भी बेहतरीन नहीं बन सकते। तो हमें अपनी किसी भी पेशा वराना या हता के तफरीही सरगर्मियों जैसे खेलों में जिस कदर ड्राइव और कोशिश करते हैं, तो इससे अवस्थ कारकर्दगी और आला कारकर्दगी में फ़र्क पड़ता है। तो सबकत हासिल करने के लिए हमें दूसरों से बेहतर या पहले से बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करने के लिए सही रवैया, महारत और पहल की बहुत ही ज़रूरत है। अब काबिल एतमाद होना यानी डिपेंडेबल। काबिल एतमाद जदीद काम की वजह से या जदीद काम में एक इंतहाई काबिल कदर मयार है। तो इस सूरत में ईमानदारी, काबिल एतमाद और वक्त पर होना शामिल है। जो लोग काबिल एतमाद नहीं हैं, वो इजाफी अखराजात या हंगामी हालात और वक्त के ज़या का सबब बन सकते हैं, और पहल नहीं करते और वसाइल को कुछ तरह से इस्तेमाल नहीं करते। तो बाज़ औक़ात इन्हिसार की कमी के संगीन नताइज हो सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म की नुकसानात, यहाँ तक कि जान का नुकसान। जब इनसे कहा गया कि वो सबसे अहम महारतों और खुसूसियात की फहरिस्त बनाई जिनकी वो नई मुलाजमीन की खिदमत हासिल करते हैं, वक्त तलाश करते हैं, तो बहुत से आजरू ने अच्छी मवासलत की महारत, मज़बत रवैया और काबिल एतमाद और वक्त की पाबंदी और जिम्मेदार होने की सलाहियत को तरजीह दी है। ज़रूरी है इन सब को भी ज़रूरी समझना चाहिए, जिनमें मुनासिब लिबास पहनना या शाइस्ता होना और खुद एतमाद का मुजाहिरा करना शामिल है। अब हम कुछ वोकैबुलरी यानी पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या है, इनको हम देखेंगे। इनमें से कुछ वर्क हैबिट्स, कुछ लोगों के वर्क हैबिट्स को दिखाया गया है। इनमें से हमें उन वर्ड्स के साथ उन्हें मैच करना है। जैसे कि हमारे पास वर्ड्स हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क एंड एफर्ट, पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी, सूटेबल अपीयरेंस, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट एटीट्यूड, इनिशिएटिव, डिपेंडेबल है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे कि रमा गेट्स ऑन वेल विद अदर्स इन हर ऑफिस। हमेशा रमा जो है वो हमेशा दफ्तर में हर किसी के साथ अच्छे से पेश आती हैं। तो उसके लिए
कौन सी क्वालिटीज इनमें से मैच करती हैं? वो हैं गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब एक और, यू कैन गिव तमन्ना एनी वर्क एंड यू कैन रेस्ट एश्योर्ड दैट इट विल बी डन। अगर तमन्ना को कोई भी काम दिया जाएगा, कोई भी काम सौंपा जाएगा, तो वो अच्छे से इसको निभाती हैं। तो उसके लिए हम कौन सी क्वालिटीज के साथ इसको हम मैच करते हैं? वो है डिपेंडेबल, वो एक डिपेंडेबल लड़की है। या समीर टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू टेक ऑन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड वर्क ऑन देम एंड नो नीड्स टू टेल हिम व्हाट टू डू नेक्स्ट। समीर एक ऐसा लड़का है जो प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है, उसको हमेशा कभी किसी भी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी मशवरे की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर समीर जो है ये काफ़ी इनिशिएटिव है। या एक और, सलोनी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, शी इज नेवर मिसिंग फ्रॉम ऑफिस। सलोनी वक्त पर आती है और कभी ऑफिस में गैर हाजिर नहीं होती है। तो सलोनी जो है ये, इसकी क्वालिटीज वो पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी से मैच करती है, तो वो पंक्चुअल है और रेगुलर है। या एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, बॉब ऑलवेज ट्राइज टू लिसन टू द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू देन ही जेंटली मेक्स हिज पॉइंट। बॉब अक्सर दूसरे लोगों का सुनता है, उसके बाद अपना फैसला लेता है। तो जो बॉब है उसका राइट एटीट्यूड है। या एक और, पवन may not be very bright but he works hard and sincerely at whatever job he has at hand. पवन जो है ये ज़्यादा ब्राइट नहीं है लेकिन अक्सर मेहनत करता है और जो ये काम करना चाहता है उसको पूरा करके आता है। तो जो पवन है ये हार्ड वर्क एंड एफर्ट के साथ इसको मैच करेगी, तो हार्ड वर्क एंड एफर्ट में आ जाएगा। उसके बाद अजमल comes really decently and smartly dressed to the office. He looks so prim and proper. ये अक्सर बेहतरीन पेरेंट्स से मैच होती है। इसके बाद we all like the way Taslim carries herself and interact with people. She surely makes an impression. तस्लीम जिस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट होती है वो काफ़ी श्योर लगती है अपने बारे में, तो फिर वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब एक और, लिसनिंग केस हिस्ट्री को हम देखेंगे। इनमें से कुछ सवाल है और कुछ ऑप्शंस में दिए हुए हैं, उनको हमें सही ऑप्शन इनमें से चुनना है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स फॉल्स बिटवीन टू थिंग्स। जो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स जो है वो किन दो क्वालिटीज के दरमियान अक्सर देखा जाता है? लॉ एंड पर्सनैलिटी एबिलिटीज, दूसरा लॉ एंड पर्सनैलिटी बिलीव्स, तीसरा लॉ एंड टेक्नोलॉजी। तो ये लॉ एंड पर्सनल बिलीव्स में आ जाता है। इसके बाद पीपल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड नीड्स टू, जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन, वर्क टुवर्ड्स इंडिविजुअल goals of their own, या work towards together towards the goal different from the management, या work towards a common goal which benefits all। तो इसके लिए आखिरी वाला ऑप्शन सही है। जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं या काम करते हैं वो अक्सर कॉमन गोल की ओर काम करते हैं, जो सबके लिए बेनिफिट हो, उसके लिए भी और कंपनी के लिए भी। या एक और, कोड ऑफ कंडक्ट इज एक्चुअली, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक्चुअली क्या है? इज इट बिहेवियर दैट इज प्रोहिबिटेड, द बिहेवियर दैट इज फेवर्ड, द बिहेवियर दैट इज फेवर्ड और प्रोहिबिटेड? तो इसके लिए द बिहेवियर दैट इज फेवर्ड और प्रोहिबिटेड ये सही ऑप्शन है। इसके बाद ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, ये कौन से वैल्यूज हैं? न्यू वैल्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज, एक्सपेक्टेशनल वैल्यूज। तो ये ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट जो है ये ट्रेडिशनल वैल्यूज में आ जाते हैं। आपका शुक्रिया।